वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो थी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, मीन्स बैक्टीरिया की जो संरचना होती है उस पर हमने अच्छे से पढ़ा था। तो जो बैक्टीरिया की संरचना होती है उसे हमने कुछ भागों में डिवाइड किया था। तो ये तो आपको पता है कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर मैंने उसकी संरचना को कुछ भागों में डिवाइड किया था। तो कौन कौन सी थी वो? एक तो सेल वॉल थी, तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु की संरचना। तो आपकी जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर थी इसको हमने कुछ भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। फिर था सरफेस अपेंडेजेस। फिर था तो इनको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। फिर आते हैं आपके सतही उपांग। फिर आता है आपके सतही आसंजित भाग। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सेल वॉल क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है और किस किस बैक्टीरिया में किस किस प्रकार से ये निर्मित होती है। तो सेल वॉल पे हम थोड़ी कम बात करेंगे, तो हम रिवाइज करते हैं उसको कि कोशिका भित्ति के बाहर पॉलीसेकेराइड से निर्मित आवरण होता है। कोशिका भित्ति के बाहर पॉलीसेकेराइड से निर्मित आवरण होता है। यह आवरण जब कठोर होता है तो इसे कैप्सूल बोलते हैं। तो इस कैप्सूल की उपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया था, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग पाई जाती है या पॉलीसेकेराइड का आवरण पाया जाता है, तो वो होंगे कैप्सुलेटेड। और नॉन कैप्सुलेटेड वो होंगे जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड से निर्मित कैप्सूल का आवरण नहीं होता है। और उसके अलावा जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उग्र स्वभाव के, मीन्स रोगजनक होते हैं वो और उग्र होते हैं और रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड थे वो होते हैं थोड़े रफ या खुरदरे प्रकार के, लेकिन वो अनुग्र होते हैं और रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है म्यूकोपेप्टाइड की। तो इस जो सेल वॉल की उपस्थिति है तो उसके कंपोजिशन या उसके निर्माण के आधार पर या उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, उसके आधार पर भी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्रामग्राही व ग्राम अग्राही। ग्रामग्राही वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल थिक होती है या उनकी सेल वॉल
म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अलावा उसमें टिकोइक अम्ल उपस्थित होते हैं और वह समांगी प्रकृति के होते हैं। जबकि ग्राही बैक्टीरिया के बारे में मैंने क्या बताया था, ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं और ये 3 लेयर से बने हुए होते हैं। इनमें म्यूकोपेप्टाइड या मैं बोलूँ पेप्टिडोग्लाइकन की कम मात्रा होती है और उनमें जो टिकोइक अम्ल होता है वो अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आज सेल मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है 3 लेयर्ड। तो 3 लेयर्ड कैसे होगी, मीन्स उसमें 3 परतीय उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो होती है। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे उसकी कोशिका झिल्ली के बारे में। तो जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली 3 परतीय होती है और ये जो 3 परतीय कोशिका झिल्ली होती है उसमें आंतरिक उभार पाए जाते हैं या उसमें कुछ उभार पाए जाते हैं। इन उभार को बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, ये मीजोसोम्स कोशिका झिल्ली में उभार के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में निकले हुए होते हैं जो अंतर्वलन युक्त होते हैं। इन्हें बोलते हैं मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स का कार्य मैंने क्या बताया था कि यह श्वसन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसकी हुई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आते हैं आपके साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या आते हैं, कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग। तो हमने जब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें कुछ ऑर्गन्स बनाए थे, मैंने आपको याद हो तो हम उन पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें मीजोसोम की। ठीक है, तो मीजोसोम्स क्या होते हैं, यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित होने वाली अंतर्वलन युक्त संरचना होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्योंकि ये संरचना तो बनी हुई है तो कोशिका झिल्ली से, मीजोसोम बने हुए तो है किससे, कोशिका झिल्ली से, लेकिन वो उपस्थित कहाँ है, कोशिका द्रव्य में। तो ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य का भाग हो गया, मीन्स कोशिकांग हो गया। तो हम यहाँ पे कोशिकांग की स्टडी कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग की स्टडी कर रहे हैं। तो हम बताएंगे सबसे पहले मीजोसोम। तो मीजोसोम कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित संरचना होती है जो अंतर्वलन युक्त होती है। इस अंतर्वलन युक्त कोशिकांग की खोज, जिसे मीजोसोम कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, एफ जेम्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो अंतर्वलन युक्त संरचना जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है उसकी खोज का श्रेय एफ जेम्स को दिया जाता है। ये जो कोशिकांग होते हैं ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से, एक तो परिधीय और एक होता है केंद्रकीय। तो जो परिधीय मीजोसोम होते हैं, ये परिधीय मीजोसोम श्वसन से संबंधी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें श्वसन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए ये जो परिधीय कोशिकांग होते हैं जो परिधि पे पाए जाते हैं, तो ये जो परिधीय मीजोसोम होते हैं ये श्वसन संबंधी होते हैं क्योंकि इनमें श्वसन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर इसमें सेकंड है केंद्रीय या केंद्रकीय मीजोसोम। तो ये कोशिका द्रव्य में गहराई में पाए जाते हैं या मध्य में पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है कि ये
सेल डिवीज़न में सहायक होते हैं। मीन्स ये कोशिका के विभाजन में सहायक होंगे, जैसे कि बैक्टीरियल सेल जब विभाजन करेगी तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा ये केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड से, जो मैंने बताया केंद्रकाव क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है बैक्टीरिया का या जीवाणु का, तो ये उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रकाव से संबंधित होते हैं और सेल डिवीज़न में सहायक होते हैं। तो ये तो हुए इसके मेसोसोम की बात। फिर हम पढ़ते हैं इसमें सेकंड पार्ट, साइटोप्लाज्म का कौन सा आएगा? तो साइटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट इसमें आएगा राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला कोशिकांग हमने क्या पढ़ा जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है? मेसोसोम। तो मेसोसोम की खोज किसने की थी? एफ जेम्स ने। ये दो प्रकार के होते हैं, परिधीय एवं केंद्रक। परिधीय जो मेसोसोम होते हैं वो श्वसन संबंधी एंजाइमों युक्त होते हैं, इसलिए श्वसन में सहायक होते हैं। और जो केंद्रकीय मेसोसोम्स होते हैं वो मध्य में गहराई में उपस्थित होते हैं, जो डिवीज़न में हेल्पफुल होते हैं और केंद्रकाव से संबंधित होते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं। फिर आपके सेकंड ऑर्गन की बात करेंगे, सेकंड कोशिकांग क्या होगा इसमें? राइबोसोम। तो राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। तो 50 ये दो सब यूनिट्स में डिवाइड होता है या विभाजित होता है, 50S और 30S। तो जो बड़ी उप इकाई होती है वो 50S होती है और छोटी उप इकाई होती है वो होती है 30S। यहाँ पे S है स्वेडबर्ग नियतांक, जिससे राइबोसोम को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये 70S टाइप का होता है और ये राइबोसोम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आपके हम बात करेंगे थर्ड ऑर्गन की, वो इसी का पार्ट था साइटोप्लाज्म का। तो थर्ड ऑर्गन की हम अगर बात करें, इसमें जो मेसोसोम राइबोसोम के बाद में आता है वो है केंद्रकाव, जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु में उपस्थित क्रोमेटिन या आनुवांशिकी पदार्थ न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाते हैं। क्या होगा कि जीवाणु में उपस्थित आनुवांशिकी पदार्थ या क्रोमेटिन पदार्थ क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड होते हैं, जिन्हें जीनोफोर कहते हैं। इन जो जीनोफोर्स या न्यूक्लियोइड होते हैं, जो मैंने उसकी संरचना बैक्टीरियल सेल में ऐसे बताई थी, तो ये क्या होते हैं? केंद्रिका का अभाव होता है इनमें। ठीक है, ये केंद्रिका किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रक झिल्ली का भी इनमें अभाव होता है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इसमें फोर्थ पार्ट की, वो है प्लाज्मिड। तो फर्स्ट हमने मेसोसोम की बात की, जो श्वसन एवं सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। सेकंड हमने बात की इसमें किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम किस में हेल्पफुल होता है? राइबोसोम 70S टाइप का होता है और बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और यह 50+30S सब यूनिट्स में विभाजित होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड। तो जीवाणु कोशिका में जो क्रोमेटिन या आनुवांशिकी पदार्थ होता है वो जीनोफोर कहलाता है या न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसके बाहर
केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का अभाव होता है। और उसके अलावा क्या होगा उसमें कि जो आनुवंशिक पदार्थ रहेगा वो होगा वृत्ताकार डीएनए होता है उसमें, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए होता है या द्विरज्जुकी डीएनए होता है, द्विरज्जुकी डीएनए। फिर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड पहले होते क्या है वो समझ लेते हैं कि जो कोशिकीय संरचना होती है, या मैं यूँ बोलूँ कि बैक्टीरिया में मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा उपस्थित अन्य आनुवंशिकी पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होंगे कि जीवाणु कोशिका में मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा उपस्थित वृत्ताकार डीएनए युक्त संरचना को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की खोज किसने की? लेडरबर्ग ने। प्लाज्मिड की खोज किसने की? लेडरबर्ग ने। और इन प्लाज्मिड की क्या विशेषताएं होती है कि ये स्वप्रतिकृतिकरण की जीवाणु में मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा अन्य आनुवंशिकी पदार्थ उपस्थित होता है जो वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार मीन्स गोल, वृत्ताकार होता है, जिसे ये वृत्ताकार डीएनए युक्त संरचना क्या कहलाती है? प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड की खोज की थी लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने। और इनकी क्या विशेषताएं होती है कि इनमें स्वप्रतिकृतिकरण या सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स मान लो कि ये वो प्लाज्मिड है तो ये अपने समान अन्य कॉपीज बना सकता है, जो या अपने समान अन्य प्रतिकृतियां बना सकता है जो आनुवंशिक रूप से एवं संरचनात्मक रूप से अपनी जो मदर प्लाज्मिड होता है उसी के समान होती है। तो इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। इस वेक्टर इसे वाहक भी कहते हैं। तो इसे वाहक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये है प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसमें अगर हम किसी अन्य डीएनए को जोड़ दें या अन्य क्रोमेटिन को जोड़ दें तो और इसे किसी दूसरी सेल में या दूसरी कोशिका में हम स्थानांतरित कर दें तो ये आसानी से स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए इसे वेक्टर भी कहते हैं या वाहक कहते हैं। वाहक वो होते हैं जो प्लाज्मिड अपने अंदर अन्य किसी डीएनए के टुकड़े या क्रोमेटिन पदार्थ को जोड़कर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, वाहक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये वाहक होते हैं जब ये जो वेक्टर्स होते हैं ये अन्य क्रोमेटिन पदार्थ को अपने साथ जोड़कर दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो इसके इस गुण के कारण इन्हें बोलते हैं एपिसोम्स। एपिसोम्स क्या? मिजोसोम्स जो श्वसन में सहायक होते हैं। एपिसोम्स क्या होंगे? जो प्लाज्मिड अपने अंदर अन्य डीएनए या क्रोमेटिन को जोड़कर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, एपिसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड होते हैं इसमें कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं या इसके कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे कि आर एफ। तो आर होता है रेसिस्टेंस फैक्टर,
तो इसके कुछ भाग होते हैं या इसमें कुछ कारक पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी संरचना जो होती है वृत्ताकार होती है, ये है वृत्ताकार संरचना। तो इसमें कुछ भाग पाए जाते हैं जैसे कि आर एफ, ठीक है, ऐसे कुछ भाग पाए जाते हैं। तो आर होता है रेसिस्टेंस फैक्टर। रेसिस्टेंस फैक्टर वो होता है जो प्लाज्मिड में प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। अब वो प्रतिरोधकता किसी रसायन से संबंधी भी हो सकती है, किसी जीव संबंधी भी हो सकती है, किसी हार्मोन से संबंधित भी हो सकती है, या किसी अन्य कोशिका से संबंधित भी हो सकती है। तो आर फैक्टर रेसिस्टेंस या किसी जीन से संबंधित भी हो सकती है। तो आर जो फैक्टर है उसे रेसिस्टेंट फैक्टर कहते हैं, ये प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। और एफ फैक्टर उसमें जनन में सहायक होता है, मीन्स ये जनन से संबंधित कारक होता है। और उसके अलावा आपके जो कोशिका द्रव्य है उसमें एक और कोशिका पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं लेमिली या पिगमेंट्स, पट्टलिका या वर्णक। लेमिली या पिगमेंट्स में आएंगे पट्टलिका या वर्णक। तो जो लेमिलीज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैक्टीरियल सेल में क्लोरोप्लास्ट का या क्लोरोफिल का अभाव होता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वो अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन जब उनमें हरित लवक होगा ही नहीं तो वो कैसे करेंगे? तो उनमें हरित लवक की तरह ही कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इन क्रोमेटोफोर्स नामक वर्णक की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और आगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी वो पढ़ाऊंगी आपको सरफेस अपेंडिजेस या सतही उपांग। सो नेक्स्ट क्लास में हम सतही उपांग से हम शुरू करेंगे। थैंक यू।